सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है और हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्टाफिंग का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले मतलब उसमें एक रिक्रूटमेंट आता है, एक सिलेक्शन आता है। तो सिलेक्शन क्या है आपको पता है कि सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम जितने भी लोगों को बुलाए होते हैं ना जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, उनमें से कुछ की छटनी करनी होती है। यानी कि हमें तो लेना तो सेलेक्टेड लोगों को है, तो जिन लोगों को लेना है हम उन्हीं लोगों को लेते हैं। हम इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज सिलेक्शन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिक्रूटेड पर्संस। तो देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप क्या तरीका अपनाओगे, कैसे सिलेक्शन करोगे? तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले काम किया जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाता है जब लोगों के रिज्यूमे जो होते हैं रिज्यूमे चेक किया जाता है। जैसे मान लो किसी जॉब के लिए हमने बोला है कि कम से कम एमकॉम की डिग्री चाहिए, तो अगर उस पर्सन ने एमकॉम की डिग्री नहीं ले रखी है, मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो उसको हम मना कर देंगे, आउटराइट बोल देंगे भाई हमें नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए। अगर हमने ग्रेजुएशन बोला है तो ग्रेजुएट हमें चाहिए। अगर किसी कोई 12th पास कैंडिडेट हो तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको चुनेंगे ही नहीं, हम उसको बुलाएंगे ही नहीं। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। इट इज अ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन वेयर देयर इज अ कमिटी हु एलिमिनेट कर देती है कमिटी। अब जैसे मान लो एज की लिमिट हमने रखी है कि इतने से कम साल वाला नहीं आएगा, तो उसमें हम उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करके फॉर्म में जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा और उसके हिसाब से उसको मना कर देंगे अगर वो कम रहा तो। दूसरे पे होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस में सेकेंड नंबर पे आता है सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं कि जो पर्सन को हम बुला रहे हैं जॉब के लिए उसके उसका लेवल कैसा है। इसके लिए हम उसके नॉलेज का, इंटरेस्ट का, एप्टीट्यूड टेस्ट और इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हम उसका लेते हैं। अब अगर आप देखोगे ना तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर हम लोग बेसिकली 5 तरह के टेस्ट लेते हैं। एक हम लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा हम लेते हैं ट्रेड टेस्ट, तीसरा लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर हम इंटरेस्ट टेस्ट भी लेते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट भी लेते हैं। बेसिकली ये सारे टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि आदमी को परखा जाए कि वो उसकी कैपेबिलिटी कैसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ये पता करना है कि आदमी इंटेलिजेंट है कि नहीं, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस रखने होंगे जो उसकी इंटेलिजेंस को दिखा दे, जो उसके इंटेलिजेंस टेस्ट को बताए कि ये आदमी इतना इंटेलिजेंट है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं। जैसे स्क्रीन पे देखो आपके लिए क्वेश्चन है ना, ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट को बताएगा। समय दे रहा हूँ 10 सेकेंड। हाउ मेनी एनिमल्स डू यू सी? कितने एनिमल्स दिख रहे हैं बताइए जरा। टाइम ओवर हो चुका है, कौन बता रहा है? 6। एक बच्चे ने बोला 6 और सर 6। 6, सबको 6 दिख रहे हैं? यस सर। चलो बताओ जरा। समीर, समीर ने बताया था ना पहले। यस किसने सर। बताया? समीर बताना जरा कौन कौन से एनिमल है। माउस, कैट, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट और गोरिल्ला। और 5 ही हुए थे। गोरिल्ला। 5 हुए ये तो, तुमने 6 6 बताए है थे। ना सर। ये माउस, हाँ, कैट, कैट भी तो है, फिर माउस के बाद फिर डॉग, फिर अच्छा हॉर्स, फिर एलिफेंट और एक गोरिल्ला। शाबाश। तो आपने क्या तरीका अपनाया था, ऐसे सीधा गिन लिए थे कि कोई टेक्निक अपनाई थी आपने? सीधा गिन लिए थे। अरे यार कुछ तो मन में टेक्निक होगी, पहले काले वालों को देखा होगा फिर व्हाइट वालों को देखा होगा, ऐसे किया है क्या? नहीं, यस सर। हाँ ऐसे ही किया होगा, आपको शायद पता नहीं चला होगा, आपका दिमाग ने ऐसे ही किया होगा। तो चलो ठीक है, एकदम सही है। ये वाला बताना जरा, हाउ कैन यू सॉल्व दिस वायरल आईक्यू टेस्ट? ये आईक्यू टेस्ट है, जल्दी से बताओ, टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड। टाइम ओवर। कौन बता रहा है? सर 81 81 36। आंसर 81। 81 किसने बताया, कैसे निकाला बेटा? सर हम्म, वो पहले 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 4 है। फिर ठीक 2 2 है। को ऐड करेंगे 4 आएगा, तो 4 × 4 16 है। और 3 3 को 9, तो 9 × 9 81 है। और एक दूसरे बच्चे ने क्या बताया सर था? 3 and 3 6 होता है, 36 होगा। अच्छा, थर्टी सिक्स होगा।
तो गलत हो गया। आपने कैसे किया गौरी, यही टेक्निक अपनाई या कुछ और टेक्निक है? तो यही टेक्निक है, यही टेक्निक है। ठीक है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 4 4 जा 16 हो रहा है तो 16 16 जा, नो सर। ऐसा किसी ने नहीं किया स्टूडेंट्स? 81 तो नहीं आएगा? देखो एक और तरीका है, 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 3 9, 3 + 3 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन बच्चा कैसे कर रहा है। बट इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम होते हैं, आपके भाई बहन के कई एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, दे हैव टू डू वेरी फास्ट, अदरवाइज छूट जाएगा। आंसर सब दे देते हैं लेकिन जल्दी कौन देता है उससे पता चलता है इंटेलिजेंस। फिर एक और होता है ट्रेड टेस्ट, क्लास में मैंने बताया था। ट्रेड टेस्ट इसलिए होता है कि जिस आदमी को जिस जॉब के लिए आप चुन रहे हो ना, उससे रिलेटेड उसकी वो देखो कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर आपको एक को ड्राइवर का सिलेक्ट करना है, तो ड्राइवर को के लिए आप क्या करोगे? उसको गाड़ी में बिठाओगे और बोलोगे चलो कार चला के दिखाओ, या फिर ट्रक चला के दिखाओ, जो भी आप ड्राइवर रख रहे हो जिस चीज के लिए भी, तो उससे हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो अगर टीचर रखना है तो टीचर को यही बोलेंगे ना कि क्लास में जाके पढ़ा के दिखाइए, उसमें उसके सारे स्किल्स का पता चल जाएगा कि पढ़ाने की टेक्निक क्या है, और मतलब और बहुत सारी चीजें उसका पता चल जाएगा। इसी तरह से किसी भी जॉब में होता है। तो ट्रेड टेस्ट सबको समझ में आ गया? लेट मी नो। हर्षिता, हर्षिता मेरी आवाज आ रही है बेटा? समीर सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आदमी की ना लर्निंग स्किल्स का पता चले कि आदमी वो नया चीज सीखना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। देखो कई लोगों में आदत क्या होती है, वो नई चीज सीखना ही नहीं चाहते। जैसे हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है लेकिन नई नई चीजें ना वो सीखना पसंद नहीं करता। तो ऐसे में ट्रेड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि ये पता करने के लिए कि वो नए स्किल्स उसके अंदर, अगर हम कल को उसको नई नई चीजें सिखाना चाहें या कल को टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव हो तो क्या वो जल्दी से सीखना पसंद करेगा, उसके हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ये चेक किया जा सके कि पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो जॉब के प्रति है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए जिस जॉब से रिलेटेड वो आया है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उससे पूछा जा सकता है कि आपने यही क्यों चुना, आप यही क्यों बनना चाहते थे। तो उसमें वो अपना व्यू बताएगा, फिर पूछेंगे क्यों बनना चाहते हो, तो उससे पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टेड है वो उस जॉब के लिए। एम आई क्लियर यस सर। स्टूडेंट? फिर एक और आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की ना पर्सनैलिटी चेक की जाए। इसके लिए बेसिकली उसकी मैच्योरिटी लेवल का चेक किया जाता है, उसके अंदर वैल्यूज कितनी है वो चेक किया जाता है, किस तरह से रिएक्शन देता है ये चेक किया जाता है। तो आप देखोगे कई बार ना इंटरव्यूज जब होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए बहुत उल्टे सीधे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कई लोग भड़क जाते हैं, एकदम गुस्सा कर देते हैं, मतलब उनके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, उससे पता चल जाता है। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल आदमी भी पर्सनैलिटी में पास नहीं होता है। जैसे आप देखोगे कई लोग ना भावुक हो जाते हैं, कई चीजों पे रोने जैसे शक्ल बना लेंगे। तो जानबूझ के ना उनके सामने ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि फैमिली मेंबर से रिलेटेड कुछ ना एग्रेसिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कई बार वो देखने में आता है कि उसका रिएक्शन बहुत अलग होता है फिर। ठीक है, तो ऐसे में उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि कोई पर्सन है, उससे बोल दिया कि भाई आपके फादर तो मतलब अच्छे जॉब नहीं करते हैं, इसका मतलब वो बेवकूफ थे। तो वो उसका देखा जाता है कि वो क्या रेस्पॉन्स देता है। अगर वो इमोशनली अटैच्ड होगा अपने फादर से तो भड़क जाएगा, बोलेगा कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो, या फिर इस तरह का कुछ, उसके फेस से पता चलेगा कि वो नाराज हो रहा है इस बात को। और अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो कई बार एक्सेप्ट भी कर सकता है कि हाँ सर, उनको उतना मौका नहीं मिला इसलिए शायद पढ़ नहीं पाए, तो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो आंसर देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीबडी स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, रिएक्शन भी देखा जाता है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछा हूँ, हो सकता है पिछली बार भी पूछा हो मैंने,
बट फिर से पूछ रहा हूँ, अगर नहीं पूछा होगा तो देखता हूँ कौन पर्सनैलिटी किसकी कैसी। बॉयज के लिए है क्वेश्चन। बॉयज रेडी हो? अरे बॉयज हाँ ना तो बोलो। यस सर। अभी चलिए ठीक है। आप लेट नाइट 10 o'clock करीब हो रहा है और आप ऐसे घूम रहे हैं और आपने देखा कि 4-5 बदमाश जैसे चक्के हैं और वो किसी लड़की को तंग कर रहे हैं, ठीक है? और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या स्टेप होगा आपका? क्या उनके बीच में इंटरफेयर करेंगे या फिर कुछ और स्टेप लेंगे? बोलने 1-2 बार आपने बोला तो माने नहीं, क्या स्टेप होगा? अब इतना देर नहीं दिया जाता है, तुरंत बताना होता है। कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। अरे हाँ ना बोलो। समीर बता क्या करेगा? पहले सर बोलने पे भी अगर ना माने तो फिर सर वही कि पुलिस के पास फोन करने के लिए बोल लेंगे उन्हें कि तभी मान जाए थोड़ा डर। उन्हीं के सामने बोलोगे कि मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। फिर नंबर तुम्हें डायल करके फिर। मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप इंस्टेंटली वही ये रिएक्ट करोगे इस तरह से या कहीं साइड जाके करोगे फोन? ये तो बताओ। पहले थोड़ा धमकी दूंगा, फिर नहीं मानने तो फिर फिर साइड में फेल हो, जाके ही तो करना पर्सनालिटी पड़ता है। टेस्ट में फेल हो। आप धमकी कैसे दे सकते हो यार? 5-6 जने, मूवी चल रही है क्या? 5-6 जने मैंने शुरू में ही बोला है। मतलब आप सबको मार पीट लोगे क्या? साउथ की मूवी ज्यादा देख रहे हो क्या आप? नहीं सर। देखो रियलिटी ये है कि आप धमकी तो दे ही नहीं सकते, इसमें कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा है। धमकी क्या दोगे? वो इतना सेंस होता तो वो ऐसे एक्ट ही नहीं करते हो। आप ऐसे में क्या कर सकते हो, एक बार उनको बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो नहीं मानेंगे ना, तो आपको फिर एक एक्टिंग करके चुपचाप वहां से साइड में जाके और फिर पुलिस को फोन करना चाहिए और फिर उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर ज्यादा ही बहादुरी दिखाई है, जिससे कि कम से कम वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, ठीक है? तो पर्सनैलिटी टेस्ट इस तरह से लिए जा सकते हैं। और ये तो एक बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट बाकी आप देखो ऐसे पुट अप क्वेश्चन है, ये मैगजीन में मैंने पढ़ा था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें खास बात क्या है, क्वेश्चन थोड़े से अजीब से इसलिए रहते हैं कि आपके ना थोड़ा मैच्योरिटी भी पता चलेगी, कितने मैच्योर हो। तो अभी आप इमैच्योर हो क्योंकि आपने बोला कि मैं सर जाके धमकी दूंगा। धमकी दोगे तो फिर आपको पुलिस में फोन लैग करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए। रही बात वैल्यूज की, वो आपकी ठीक थी, आपके अंदर वैल्यूज हैं, आपने बचाने का कम से कम सोचा। पहले तो चुप रहे थे, तो वैल्यूज इससे दिख रही हैं कि आपकी वैल्यूज अच्छी हैं। रही बात रिएक्शन की, रिएक्शन में फेल हो गया आप। आपने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया उस समय। धमकी देने की बात जो बोली आपने, गड़बड़ की। और कोई अगर बोलता है कि सर मैं जाके तुरंत टूट पड़ता, 5-6 को मारता, देखता, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देता, तो आप इमोशनली अटैच, गड़बड़ हो, आप इमोशंस में बह गए। तो ये चीज, सारी चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है? आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है, डिटेल्ड इंटरव्यूज लिए जाते हैं, अंडरटेकन टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है इंटरव्यू लेने का रीजन? यही होता है कि जो इंटरव्यूअर है ना, वो चाह रहा है कि आपसे और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है? आपकी ऑब्जर्वेशन देखी जाती है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अब ये इधर इंटरव्यूअर, वो सामने वाले इंटरव्यूअर है, और हमारी तरफ जो उस तरफ फेस करके बैठा है वो इंटरव्यू दे रहा है। तो वहाँ पे कई सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं जो आपको फेस को रीड कर रहे होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप किस तरह से बिहेव करते हो, क्या कर रहे हो, कैसे आंसर्स दे रहे हो, किससे नजरें मिला रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं आपका, ये सारी चीज पॉइंट्स नोट किए जाते हैं। और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे आपकी हॉबी क्या है, आपने बोल दिया जी मेरी हॉबी तो फलाना है, ठीक है? आपने बोल दिया मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो वो बोल देंगे अच्छा सिंगिंग हॉबी है। तो कोई आपसे बोल देंगे कैसी सिंगिंग सुनते हो आप, इंडियन क्लासिक म्यूजिक सुनते हो या ऐसे इस टाइप में। तो आप जैसे ही जैसे आंसर बताओगे वो और पूछते जाएंगे, तो आप पता चल जाएगा कि आपका की जो हॉबी है उसके प्रति कितना ज्यादा ईमानदार हो आप, आपने उसको पाने के लिए कितना कोशिश किया। क्योंकि जिसकी हॉबी सिंगिंग होगी वो पक्का बहुत सारे म्यूजिशियंस को जानता होगा और बहुत सारे कंसर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, सुनने जाता होगा म्यूजिक। तो इस तरह की चीजें उससे पूछेंगे। अगर उन सब में फेल हो रहा है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। या फिर
कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका व्यू बताओ। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो अभी एग्रीकल्चर बिल थी, तो उससे बोल देंगे कि आप बताओ आपका एग्रीकल्चर बिल पे क्या व्यू है। तो वो अपना व्यू या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। बोलेगा कि अच्छा है तो पूछेंगे क्यों अच्छा है। तो उससे ये पता चलेगा कि कंसेप्ट इसको आता है कि नहीं, आसपास के अपने जो इवेंट हो रहे हैं इसके आसपास उनको पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। उससे उससे एग्रीकल्चरल बिल पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो आड़तियों ने ज्यादा वो किया हुआ है, और ये बिल जो आई है गरीबों के लिए आई है, जो खास करके यूपी के जो पूर्वी इलाके में लोग रहते हैं, जो गरीब किसान हैं उनको ज्यादा यूजफुल है। अमीर किसान, जो आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में कि 1991 में जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इधर के जो किसान थे इनको ज्यादा फायदा हुआ। आपने पढ़ा हुआ ना इकोनॉमिक्स में कि इनको ज्यादा फायदा हुआ, गवर्नमेंट ने इनको। तो आज की डेट में देखो यहाँ के किसान काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन आप दूसरी जगह जाओ तो किसान बहुत गरीब है। तो उनको ये सारी सिस्टम नहीं उनको है, जो फसल वसल वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बेच नहीं पाते हैं, मार्केट मंडियां नहीं है। तो उनके लिए ये बिल अच्छी थी। तो आपका क्या व्यू है? तो आप अपना कोई व्यू दोगे तो फिर उस पर डिबेट होती है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो आपकी नॉलेज का भी पता चलेगा। क्लियर है सबको? यस सर। और जनरली इंटरव्यू जो है एक्सपर्ट लेता है, ऐरा गैरा कोई नहीं लेगा, एक्सपर्ट आदमी लेता है। और इंटरव्यू में ना आप कई बार देखोगे हर तरह के इंटरव्यूअर होते हैं। मतलब आप कई बार तो इंटरव्यूअर ना मजाक मजाक के मूड में रहता है, और फिर आपको थोड़ा सा आपका भी बिहेवियर देखना चाहता है कि आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, आप सीरियस होते हो या आप भी मजाकिया मूड में आ गए। तो ये सब डिपेंड करता है इंटरव्यूअर किस तरह से बिहेव करता है। ज्यादातर आप देखेंगे आईएएस के इंटरव्यूज, अगर आपको मैंने बोला था क्लास में मैगजीन वगैरह, सीएसआर मैगजीन अगर आप लेते हो या इनमें आपके इंटरव्यूज कई बार आते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चलता है और उसमें सारी नॉलेज का पता चल जाता है। तो अगर आप अपीयर होंगे किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, खास करके मैनेजमेंट लाइन में, तो आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंटरव्यू में पुट अप किए जाते हैं। उसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, हर तरह का टेस्ट हो जाता है। फिर आता है चेकिंग रेफरेंसेस। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो एक चेकिंग रेफरेंसेस होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके ना जो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है एड्रेस वगैरह का, और उसमें चेक किया जाता है कि आपने एड्रेस सही भरा है कि नहीं, है ना। और अगर आप कहीं पहले जॉब करते हो तो आपसे बोल दिया जाता है कि कोई आपका जो कुलीग है उसका एड्रेस, नेम, फोन नंबर वगैरह डाल दो, है ना। और आपसे ये भी बोला जा सकता है कि आपका जो पुराना जो आपका फेवरेट टीचर है उसका नाम लिख दो और उसका फोन नंबर दे दो। तो जब आप उसका ये सब इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो बाद में ऑर्गेनाइजेशन उनसे फोन करके पूछते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं कि आपने जो नाम दिया, आप जैसे मान लो आपसे बोला गया आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम दे दो और फोन नंबर दे दो, तो ऑब्वियसली आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम और फोन नंबर दोगे। तो वो लोग फोन करके उससे पूछते हैं कि आपका दोस्त कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। समझ रहे हो समीर? आपको क्या लगता है कि हम फ्रेंड का नाम देंगे तो फ्रेंड हमारा मतलब सब कुछ हमारे बारे में गलत बातें नहीं डिस्क्लोज करेगा समीर? नहीं सर, नहीं करेगा? ऐसा नहीं। ठीक है। और टीचर्स? टीचर्स भी सर ट्रू ओपिनियन ही देंगे। ठीक है। तो जनरली ना चेकिंग रेफरेंसेस बैंक वाले जॉब में किया जाता है। बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना उनका, आपको अभी आपके भाई बहन अगर बैंक में है, तो उनसे जरूर रेफरेंस मांगा जाता है। अगर आप एनडीए के लिए जाओगे तो एनडीए में जब लास्ट में ना चेकिंग रेफरेंसेस होते हैं, आपसे आप एक फॉर्म भरवाया जाता है। वहाँ पे फोन नंबर, बहुत सारे जॉब में, अच्छे गैजेटेड जॉब में जाओगे तो हमेशा मांगेंगे। तो कई बच्चे तैयारी पहले ही करके जाते हैं कि भाई क्वेश्चंस के लिए कि कभी पूछा जाए तो वो अच्छा व्यू दे, तो पहले ही बता के जाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, फ्रेंड भी बोल देते हैं भाई कि अरे मजाक में वो पूछते हैं, अरे आपका एक फ्रेंड है हम यहाँ से बोल रहे हैं, उसका मतलब उसके बारे में पूछना है किस तरह का नेचर है। तो कई बार फ्रेंड भी डिस्क्लोज कर देते हैं गलत गलत चीज, अरे वो तो ऐसे ही है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। तो इस तरह से गलत फिर इमेज जाती है। और ज्यादातर आप देखेंगे जो चेकिंग रेफरेंसेस होते हैं ना सेंसिबल लोगों से लिए जाते हैं, जैसे कॉलेज के प्रोफेसर के। ऑब्वियसली आपने कॉलेज में पढ़ा है तो उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। या फिर पुराने टीचर होते हैं जो पहले आपको बहुत अच्छे लगे तो उनका नाम आप दे देते हो। तो ये लोग सेंसिबल होते हैं थोड़े और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उनसे पूछती है, वो ज्यादा अच्छा व्यू दे पाते हैं कि बच्चा कैसा था पहले। ठीक है। और कोशिश उनकी यही होती है कि नजदीक वाले रिलेशन वाले से बात ना हो, बाहर वाले से हो, जिससे कि एक ट्रू पिक्चर उसका पता चले।
ठीक है, तो चेकिंग रेफरेंसेस समझ गए। ये इसलिए भी जरूरी है कि कई बार ना क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय इंटरव्यू देने मजे मजे में चला जाता है। आपको मैं कई ऐसे दिखा दूंगा कि इंटरव्यू दे देते हैं हाई हाई लेवल के, और उनको जाना नहीं होता है, ज्वाइन नहीं करना होता है, रेफरेंसेस गलत दे देते हैं, फोन नंबर गलत दे देंगे, लोग घूमते रहो, क्योंकि उनको उसमें जाना ही नहीं है। पता चला आईएएस की तैयारी कर रहा है और छोटे लेवल का एग्जाम पहुंच गया देने, तो फिर वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, वो सिर्फ अपने आप को चेक करने जाता है कि क्या ये एग्जाम मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपने आप को चेक करने के लिए पहुंच जाता है। ऐसा होता होगा, तो आंसर है हाँ, ऐसा होता है, रियल लाइफ में होता है। तो इसीलिए चेकिंग रेफरेंसेस भी बहुत जरूरी है। पता चला कल को हमने उसे चुन लिया और बाद में पता चला फोन नंबर ही गलत देके बैठा है, आने के इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो कम से कम पहले ही हम इस चीज को तय कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। जब ये सारा काम हो जाता है तो हम डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन, कि भाई हमें उसको चुनना है कि नहीं चुनना है। तो हम सारे स्टेप्स देखते हैं कि उसका पर्सनालिटी टेस्ट कैसा था, ट्रेड टेस्ट कैसा था, इंटरेस्ट टेस्ट कैसा था, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा था, इंटरव्यू के पॉइंट्स देते हैं, फिर सब मिला जुला के देखते हैं किसको चुनना है, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उनको चुनते हैं। एक बार चुनने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में उसकी फिटनेस टेस्ट देखी जाती है, और डिपेंड करता है किस तरह का जॉब के लिए वो गया है। तो उसके हिसाब से मान लो अगर पुलिस में गया है तो उसका मेडिकल चेकअप काफी अच्छे से होगा, आर्मी में गया है तो काफी अच्छे से मेडिकल चेकअप होगा, अगर टीचर के लिए गया है तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टूड होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, और फिर उसमें अगर वो सही हुआ तो उसको चुना जाता है उस जॉब के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Once the medical Yes, sir. examination is over, once the medical examination is over, then the next process is job offer. उसको जॉब ऑफर किया जाता है। जब कैंडिडेट का मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उससे जॉब ऑफर किया जाता है कि क्या आप इस जॉब को लेना चाहेंगे, और उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसको एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि आप इस तारीख को आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो वो जॉब ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाएगा। और अगर उसे जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, मान के चलो कि अगर उसको कहीं और क्या पता जॉब मिल गई हो या वैसे ही आया था, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है 8th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है और उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे पहुंच गया, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर उसको एक फॉर्म दिया जाता है, और उस फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से वो पढ़ता है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जॉब टाइटल क्या है। ये वाली देखो, ये लास्ट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कि उसको बताया जाता है कि जॉब टाइटल आपका है क्या, है ना। जैसे किस पोस्ट के लिए आपको चुना जाए, आपकी ड्यूटी क्या क्या होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पे स्केल कितना होगा, क्या क्या अलाउंसेस होंगे। अलाउंसेस का मतलब है उसको मेडिकल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे मिलेंगे कि नहीं, इस तरह से। वर्क रूल्स क्या है, मतलब कितने से कितने बजे तक ड्यूटी करनी होगी, सब कुछ उसको बताया जाएगा। टर्मिनेशन मेथड भी बताया जाएगा कि कल को अगर आपको निकाला जाता है तो क्या क्या रूल है, क्या तरीके हैं जिससे आपको निकाला जा सकता है, कैसे गलती करते हुए पाए जाओगे तो निकाल दिया जाएगा। ये सब उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताया जाए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? लेट मी नो। Yes, sir. तो ये था बेटा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब किसी पर्सन को सिलेक्शन करने के लिए ये सारे स्टेजेस से होके उसको गुजरना पड़ता है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, एक और होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको भी खत्म कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी, यहाँ तक आज करेंगे। ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है मैं थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूँ। ट्रेनिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर, मतलब जिस काम के लिए इंडिविजुअल को चुना गया है ना, उसी काम को और ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। इसका पर्पस होता है कि जब वो जॉब पे जाए, जाके काम करने लगे, तो उसको काम आए वो। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही पर्सन कम्पिटेंट था, उसको और ट्रेनिंग देके और अच्छा बनाया जाता है। तो बस ध्यान ये रखना कि ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि जिस जॉब के लिए उसको चुना गया है, जो काम करने वाला है, वो काम को ही सिखाया जाता है बस, उसके अलावा फालतू चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट उससे काफी बड़ा है।
इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको इस कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि उसका करियर आगे और अच्छा हो जाए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव नहीं होता है कि कल को ये जॉब करेगा तो अच्छा करे, इसमें ये होता है कि कल को अगर दूसरी जॉब लेना चाहे, सीनियर पोस्ट लेना चाहे तो उसको मिल जाए। तो इसीलिए उसकी लैंग्वेज को सुधारा जाता है, अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो आधा पैसा ऑर्गेनाइजेशन देती है ना? और उसको और भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे मान लो और ऊँची पढ़ाई करनी है, हायर लेवल की पढ़ाई करनी है, तो वो 1-2 साल के लिए उसको छुट्टी भी मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिर उसको कुछ पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत और फिर वो अपना पढ़ाई करता है और अगर कहीं जॉब लग गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा आके जॉइन कर लेता है। तो इस तरह की फैसिलिटी को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग भी अगर मान लो कल को सपोज़ करो फैमिली प्रॉब्लम है और पैसे की ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप जल्दी से जॉब पकड़ो कोई, आपको ये बात अच्छे से पता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो घर के प्रति। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी-जल्दी में कोई जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन हम जॉब लेते समय ये ज़रूर चेक कर लेते हैं कि भई अगर हम कल को पढ़ाई और बढ़ाना चाहें, अच्छा करना चाहें, तो क्या हमें 1-2 साल के लिए और छुट्टी मिल जाएगी? क्या हमारे ऑर्गनाइज़ेशन हमें सपोर्ट करेगा? तो यही सबको डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हमें पढ़ाई मतलब जॉब के अलावा दूसरे चीज़ों में भी मदद मिलती है। इसको हम वाइडर कांसेप्ट मानते हैं ट्रेनिंग के मुकाबले। इज़ इट क्लियर टू ऑल? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दो हाँ, ना। Yes, sir. ठीक है? अब हम बात करेंगे इन दोनों की इम्पोर्टेंस की। देखो, इसका फ़ायदा ये है कि ऑर्गनाइज़ेशन को भी फ़ायदा होता है और एम्प्लॉयी को भी फ़ायदा होता है। तो हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है इससे। देखो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कराने से सबसे पहला फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ये है कि इससे वेस्टेज नहीं होता। ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कोई भी चीज़ को सिखाने की। तो इसमें क्या होता है जब एम्प्लॉयी जॉब के लिए चला जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या होता है वो ढंग से सीख लेता है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करता है ना, तो वेस्टेज कम होता है। जैसे मान लो इमेजिन करो एक एम्प्लॉयी आया, उसको आपने मशीन पे काम करना सिखा दिया, ट्रेनिंग के दौरान। आपने सब बताया कि ऐसे करोगे तो ये नुकसान होगा, मशीन पे ध्यान नहीं दोगे तो हाथ कट जाएगा, ऐसे करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसने सब कुछ सीख लिया। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ना, तो मशीन का नुकसान कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ आप डमी मशीन पे सिखा चुके हो। अब इमेजिन करो बिना ट्रेनिंग दिए उसको भेज दोगे, पता चला मशीन है, काम कर रहा है और ध्यान नहीं दिया उसने, उसका हाथ चला गया और कट गया हाथ। अब कंपनसेशन कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। तो कंपनी का ज़्यादा वेस्टेज होगा, मशीन भी खराब होगी और कई बार शॉर्ट सर्किट भी करवा देगा, कुछ ना कुछ तामझाम करता रहेगा। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज बच जाता है। दूसरा फ़ायदा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयी को आपने अच्छे से ट्रेनिंग दी है, तो उसको सब कुछ आ चुका होता है और जैसे ही वो जॉब में जाएगा, अपना 100% देना शुरू कर देगा। तो क्योंकि यू हैव प्रोवाइडेड हिम अ क्वालिटी लर्निंग, देयरफॉर ही विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स फॉर योर ऑर्गनाइजेशन। तो ये एनहांस करती है हमारी प्रोडक्टिविटी। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारे फ्यूचर मैनेजर को तैयार करती है। सिंपल सी बात है, अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, हम उसको इंस्टीट्यूट्स भेज रहे हैं, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का करवा रहे हैं, पैसा हम कंपनी भर रही है, तो कल को अगर वो अच्छी पोस्ट पे जब जाएगा, तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा, अच्छा मैनेजर बन के निकलेगा। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग दोगे तो काम भी ढंग से करेगा, सीखेगा चीज़ों को, तो अच्छा मैनेजर बनने के चांस हैं। चौथा फ़ायदा क्या है? चौथा फ़ायदा है रिड्यूसेस एब्सेंटीज़्म एंड एम्प्लॉयी टर्नओवर। देखो स्टूडेंट्स पहले आपको ये समझना होगा एम्प्लॉयी टर्नओवर क्या होता है। एम्प्लॉयी टर्नओवर अकाउंट से इसको रिलेट मत कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयी जॉब छोड़ के भाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे और डेवलपमेंट दोगे ना, तो एम्प्लॉयी जनरली जॉब छोड़ते नहीं। आप देख लेना जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पुराने-पुराने एम्प्लॉयी आपको मिलेंगे। कई साल से काम करते हुए मिलेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है। लेकिन जो चुंगू-मुंगू ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ज़्यादातर, वहाँ देखना एम्प्लॉयी आते-जाते रहते हैं। हर साल कोई ना कोई बदल जाएगा एम्प्लॉयी। रीज़न क्या है? वहाँ एम्प्लॉयी टिकना नहीं चाहता क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उसके बारे में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं होते, उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर, तो फिर वो जॉब छोड़ के भाग जाता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगी, डेवलपमेंट देगी, तो इससे एब्सेंटिज़्म खत्म हो जाती है, एम्प्लॉयी बना रहता है, भागता नहीं है। और एक आखिरी फ़ायदा है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने से और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाने से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एम्प्लॉयी जो है बदलते सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल लेता है। यहाँ तक सबको क्लियर है?
Yes, sir. स्टूडेंट्स। यस सर। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस एम्प्लॉइज के लिए। देखो एम्प्लॉइज को भी तो फायदा है। क्या फायदा है? सबसे पहला बेनिफिट है बेटर करियर प्रोस्पेक्ट। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी और उसका करियर ऑप्शन बढ़ेगा। क्योंकि अगर उसे अच्छे से डेवलपमेंट कराओगे, ट्रेनिंग दोगे काम के प्रति, तो वो और स्किल आ जाएगी उसके अंदर और वो दूसरे जॉब के लिए भी देख सकता है। तो इससे उसका करियर जो है, प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं करियर के, वो काफी इंप्रूव होते हैं बिकॉज ही गेन लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर। दूसरा फायदा ये है कि एम्प्लॉय की Sir, परफॉर्मेंस next अच्छी हो class जाती शुरू होगी। है। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट बता देता हूँ। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाती है। और तीसरा है बेनिफिट्स, लेस एक्सीडेंट होते हैं, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह कम होते हैं क्योंकि उसको मशीन वगैरह चलाने अच्छे से आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें क्या होता है, मोरल हाई होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वही वाला टेबल मैंने बना रखा है, इसको आप नोट कर लेना, यहाँ तक नोटबुक कंप्लीट कर लो। आगे का हम काम आगे अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है।